अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। पनामा लीक्स के बाद पेंडोरा पेपर्स ने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है, जहां दुनिया भर की सियासी, कारोबारी और अस्करी शख्सियात के नाम इस तहकीकाती रिपोर्ट में सामने आए हैं। वहीं पाकिस्तान में भी अहम शख्सियात खुफिया ऑफशोर कंपनीज की मालिक निकल आई हैं। पेंडोरा पेपर्स में ऑफशोर कंपनीज रखने वाले 700 से ज्यादा पाकिस्तानियों के नाम सामने आए, जिनमें मौजूदा हुकूमत की अहम शख्सियात भी शामिल है। पेंडोरा पेपर्स ने पाकिस्तान से मुताल्लिक अपने अलग सेक्शन में लिखा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने नया पाकिस्तान बनाने का वादा किया, लेकिन उनके करीबी साथी करोड़ों ऑफशोर कंपनीज में मुंतकिल करते रहे। पेपर्स में लिखा गया है कि इमरान खान के करीबी साथी बशमूल काबीना अरकान, उनके खानदान के अफराद और माली मुआविनीन ने खुफिया तौर पर करोड़ों डॉलर्स ऑफशोर कंपनीज में छुपा रखे हैं। पेंडोरा पेपर्स में वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन, वज़ीर सनत व पैदावार मखदूम खुसरो बख्तियार के छोटे भाई उमर शहरियार, साबिक वफाकी वज़ीर फैसल वोडा, वफाकी वज़ीर आबी वसाइल मुनिस सिलाही, सीनियर सूबाई वज़ीर खुराक अब्दुल अलीम खान जो अपने वजारत के ओहदे से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, वज़ीर आज़म के साबिक मुआविन ख़ुसूसी बराए ख़जाना और मालियात वक़ार मसूद खान के बेटे, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के सदर आरिफ उस्मानी और नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर अदनान आफरीदी, वज़ीर आज़म के सफ़ीर बराए गैर मुल्की सरमायाकारी अली जहांगीर सिद्दीकी, अबराज के बानी आरिफ मसूद नकवी, बड़ी कारोबारी शख्सियात तारिक शफी जैसे लोग भी शामिल हैं। जहाँ हुकूमती ओहदेदारान के नाम इस स्कैंडल में आए हैं, वहीं अपोजिशन और ब्यूरोक्रेसी के चंद अफराद की ऑफशोर कंपनीज भी मंजर आम पर आई हैं। साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के बेटे अली डार, सिंध के साबिक वज़ीर इत्तलात शर्जील नाम मेमन और साबिक चेयरमैन FBI और सेक्रेटरी फाइनेंस सलमान सिद्दीक के बेटे यावर सलमान की भी ऑफशोर कंपनीज हैं। इस स्कैंडल के मंजर आम पर आने के बाद अपोजिशन और अवाम की जानिब से हुकूमती वज़रा के इस्तीफ़ों और शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया गया। उनके मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान अवाम से हमेशा वादा करते रहे हैं कि एहतसाब का अमल उनसे और उनकी टीम से शुरू होगा। इस हवाले से अपनी मेडन स्पीच के अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने क्या कहा था, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। अकाउंटेबिलिटी शुरू होगी मेरे से, फिर होगी मेरे वजीरों से, फिर हम नीचे जाएंगे। अब इस स्कैंडल के मंजर आम पर आते ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम इमरान खान ने यके बाद दीगरे बैक टू बैक ट्वीट्स करके कौम को यकीन दिलाया कि वो इस मामले की शफाफ तहकीकात कराएंगे, जबकि आज तकरीब से खिताब करते हुए दोबारा शफाफ तहकीकात के अज़्म का इजहार किया। वज़ीर आज़म के बयान के बाद पेंडोरा लीक्स के हवाले से DG FIA ने साइबर क्राइम विंग को मुतहर्रिक कर दिया है। मुल्की सियासत में तहलका मचाने वाले पेंडोरा पेपर्स की तहकीकात के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुसूसी तहकीकाती सेल कायम करने का ऐलान किया है। तहकीकाती सेल की सरबराही वज़ीर आज़म इमरान खान खुद करेंगे। FIA, NAB, FBI इस सेल की मावनत करेंगे। पेंडोरा पेपर्स में कंपनियों के कानूनी होने या ना होने की तहकीकात होंगी। सेल कंपनीज के सरमाए की कानूनी हैसियत की इंक्वायरी भी करेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में कायम होने वाले तहकीकाती सेल की तस्दीक करते हुए कहा है कि पेंडोरा पेपर्स तहकीकात के लिए वज़ीर आज़म ने आला सतही सेल कायम कर दिया है। ये सेल पेंडोरा लीक्स में शामिल तमाम अफराद से जवाब तलबी करेगा और पेंडोरा पेपर्स के हक़ाइक़ कौम के सामने रखे जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि तहकीकाती सेल के इख्तियारात क्या होंगे? क्या हुकूमती सेल हुकूमत में शामिल अफराद की तहकीकात कर पाएगा, यानी हुकूमत में शामिल अहम शख्सियात के नाम पेंडोरा पेपर्स में शामिल हैं और हुकूमत ही इसकी तहकीकात करेगी? क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपने मेंबरान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई करेंगे? क्या तहरीक इंसाफ काबीना अरकान के खिलाफ अदालत जाएगी? क्या ऑफशोर कंपनीज छुपाने वाले सरकारी ओहदेदारान सादिक और अमीन रहें? क्या वज़ीर आज़म काबीना अरकान से इस्तीफ़ा लेंगे? हुकूमती मेंबरान के स्कैंडल का जायजा खुद हुकूमत कैसे ले सकती है? बड़ा सादा सा सवाल है। क्या FIA और दीगर इदारे आज़ादाना तहकीकात कर सकते हैं? क्या पनामा तर्ज पर पेंडोरा लीक्स के लिए भी GIT तश्कील दी जा सकती है? हुकूमती टीम की जानिब से दी जाने वाली वजाहतें कितनी काबिल कबूल है? क्या वज़ीर आज़म के टीम मेंबरान मुस्ताफ़ी होकर खुद को तहकीकात के लिए पेश करेंगे? क्या माजी की हुकूमत की तर्ज पर PTI भी ये लोग भूल जाएंगे कि उम्मीद पर कायम रहेगी कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरह से लोग कहते रहे हैं कि ये लोग भूल जाएंगे माजी में क्या होता रहा? जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। रखें, ये चंद दिनों हफ्तों की बात है, ये पनामा लीग भी किस्सा परीना बन जाना है। ये अवामी इशू नहीं है। पेंडोरा बॉक्स क्या निकला? फिश या क्या खेड़ा पहाड़ निकला, चूहा? ये नाम तो पहले भी चल रहे थे। इमरान खान के बयान ने सबके मुंह चुप कर दिए। उसने कहा किसी को नहीं छोड़ेंगे जो होगा। जब पनामा पेपर्स आए तो उस वक्त ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ये लोग भूल जाएंगे। आज वज़ीर इत्तलात शेख रशीद साहब ने, आज वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ये कह रहे हैं कि टाइटा फिश है, इसमें से कुछ भी निकला, खुदा पहाड़ चूहा निकला के मुततला के मुतरादिफ कह रहे हैं। यानी उस वक्त जो बातें हो रही थी आज भी मोर और लेस वही बातें हो रही हैं। उस वक्त 400 पाकिस्तानियों के नाम थे, आज 700 पाकिस्तानियों के नाम आए हैं और उस हुकूमत में आए हैं जो एहतसाब के बयानिए पर कायम है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। क्या वाकई ये टाइटा फिश है जैसे शेख रशीद साहब कह रहे हैं? क्या वाकई
कोई लूटी हुई रकम बरामद नहीं होगी? क्या एहतसाब का बयानिया दम तोड़ जाएगा? क्या एहतसाब टाई फिश हो जाएगा? सवाल तो बड़ा सादा सा है। पेंडोरा पेपर्स ने जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान की ऑफशोर कंपनीज बेनकाब की हैं, वही हुकूमती तर्जुमान और सरकारी टेलीविजन पर ऑपोजिशन रहनुमाओं के नाम से जाली खबरें भी चलाई गई। गुज़श्ता शब 11:02 पर वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और वज़ीर आज़म इमरान खान के खुसूसी मुआविन बराए सियासी रवाबित शहबाज गिल ने दावा किया कि 700 पाकिस्तानियों में मरियम नवाज के साहबजादे जुनैद सफदर का नाम भी शामिल है। इसी दौरान 11:13 पर पाकिस्तान टेलीविजन पर खबर नशर की गई कि जुनैद सफदर का नाम इन पेपर्स में मौजूद है, जबकि 11:17 पर निजी टीवी चैनल ने पीटीवी की खबर पर जुनैद सफदर का नाम ऑन एयर किया, जबकि पेंडोरा पेपर्स की तहकीक में शामिल दोनों पाकिस्तानी सहाफ़ी यानी उमर चीमा और फ़खर दुरानी ने जियो न्यूज़ पर एक प्रोग्राम में इस सवाल के पूछे जाने पर वाज़े तौर पर कहा कि इन खबरों में हकीकत मौजूद नहीं है, यानी हुकूमत की तरफ से एक और परसेप्शन डेवलप करने की कोशिश की गई। रात गए ये क्या हुआ, जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखते हैं। उर्दन के शाह अब्दुल्ला का नाम भी शामिल है, साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर भी इनमें शामिल हैं, आरिफ नकवी का नाम भी आया है और बाज़ इत्तलात ये भी हैं कि जुनैद सफदर के हवाले से भी कुछ कंपनीज ऑफशोर कंपनीज सामने आ गई हैं। पीटीवी की रिपोर्ट को यकीन करके हमने कोट किया है। अब आप हमारी लाज रख लीजिएगा कि वो खबर ठीक होगी, हमने पीटीवी को बेसिस बनाया उसके। इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक होगी। अब ये जो आएगा, आप तो पूरे पेपर्स आपने देखे हैं, अब ये पीटीवी चला रहा है कि जुनैद सफदर का नाम है, आपको नजर आए नाम 5 कंपनीज हैं? देखें, हम उन नामों की बात कर रहे हैं कि जो पेंडोरा पेपर्स में है। हाँ, पेंडोरा। अब अगर ये इसी तरह है कि अगर किसी का नाम पनामा पेपर में नहीं आया तो एक तासुर ये होता है जी कि अगर उधर किसी का नाम नहीं आया तो शायद उसकी कोई कंपनी नहीं है। अब देखें, पेंडोरा पेपर्स में और कई नाम आ गए, ऐन मुमकिन है कि नेक्स्ट टाइम कोई इस तरह की चीज आए तो उसमें जुनैद सफदर का नाम आए। जब तक वो नहीं है मैं उसको डिक्लेयर नहीं कर सकता। हमारे पास पेंडोरा पेपर्स में जुनैद सफदर का नाम नहीं आता। नहीं, अभी तक हमें तो यानी कि हमने तो बड़ा छान मारा है और हम नामों की तलाश में थे। जिस वक्त ये खबर आई, वजाहतें दी जाना शुरू हुई, इसी दौरान नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने अपने बेटे पर लगाए गए इल्जामात पर इंतहाई सख्त रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने फेक न्यूज़ के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान किया। हुकूमती तर्जुमानों की जानिब से जारी ट्वीट्स की बुनियाद पर कौमी टीवी चैनल ने खबर नशर की, लेकिन सवाल यह है कि हुकूमत नेशनल टीवी को जाती प्रोपेगेंडे के लिए क्यों इस्तेमाल कर रही है? क्या फेक न्यूज़ फैलाने पर फवाद चौधरी और शहबाज गिल के खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी? क्या हुकूमती तर्जुमानों ने काबीना पर उठने वाले सवालात का रुख मोड़ने के लिए ऐसे इकदामात किए हैं? ये सारे सवालात इस एक कंट्रोवर्सी के बाद जन्म ले रहे हैं कि जिस वक्त पेंडोरा पेपर्स सामने आए तो उस वक्त हुकूमत की तरफ से एक और परसेप्शन डेवलप करने की कोशिश की गई कि असल में पनामा पेपर्स में जिन लोगों के नाम थे उनका ताल्लुक शरीफ फैमिली से, ऐसे प्रोमिनेंट फेसेस थे। उसके बाद अली डार साहब का इस पर रद्द-ए-अमल भी सामने आया। उनका कहना था कि वो यहीं के ग्रेजुएट हैं, यूएई में रहे हैं, वहाँ कारोबार करते हैं, मनी ट्रेल मौजूद है, लेकिन हुकूमत की तरफ से ये परसेप्शन बिल्ड करने की कोशिश की गई एक फेक खबर के जरिए से कि जुनैद सफदर के नाम पर 5 ऑफशोर कंपनीज मौजूद हैं, जिसका रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि वो इस तरह की खबर पर एक्शन लेंगी, कोर्ट में सू करेंगी। अदालत का दरवाजा खटखटाने की बात की, कहा गया कि अगर यूके डेस्क से आई है तो यूके में ये मुकदमा उठाएंगी। बारकैफ एक नई जंग का आगाज हो गया है। दिखाई ये दे रहा है कि इसमें तकरीबन 700 पाकिस्तानी अफराद शामिल हैं। इससे पहले जो पनामा पेपर्स आए थे उसमें 400 लोग थे। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो 1100 लोग बनते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एहतसाब की बात करती है, क्या इन 1100 लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? कोई लूटी हुई रकम बरामद करने की बात होगी? बात करेंगे इस वक्त सीनियर साफी तज्जियाकार सना बुच्चा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सना बुच्चा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, पेंडोरा पेपर्स रिलीज होने के बाद हमने देखा कि 700 पाकिस्तानियों के नाम सामने आ गए हैं। नुकसान तो चलिए हो सकता है इन 700 पाकिस्तानियों का हो, फायदा किसको हो रहा है? देखिए, अपॉर्चुनिटी अराइजेज़ और उसको अपने हिसाब से यूज़ करना हमारा काम होता है। पनामा भी आया, पनामा लीक्स में भी इसी तरह की गुफ्तगू हुई, उसमें और भी लोगों के नाम थे, 400 मज़ीद नाम और थे, लेकिन 2017 में सिर्फ हमने वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ और उनके ख़ानदान को टारगेट किया, उनको नाअहल करार दिलवाया। तो मेरा ख्याल है अपॉर्चुनिटी अराइजेज़ और उसके बाद आप उस अपॉर्चुनिटी को कैसे शेप करते हैं, और मतलब क्योंकि ज़ाहिर है कि खान साहब ने उस वक्त की एमनेस्टी स्कीम के हवाले से
सुप्रीम कोर्ट में केस के हवाले से, उसके बाद उसको बहुत फॉलो अप किया। एक विल था, एक उनकी डिटर्मिनेशन थी जो हमें नज़र आई, और वो टस से मस नहीं हुए और उन्होंने पूरा इसको फॉलो थ्रू किया। अब ऑपोजिशन यहाँ से बैठ के बयानबाजी तो कर रही है, और देखें ये 600 रिपोर्टर्स हैं फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड जिन्होंने 2 साल तहकीकात की हैं, तो कोई मजाक तो नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ आई थिंक ये एक तासुर जो था ना कि पॉलिटिशियंस ही चोर होते हैं और लुटेरे होते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये रिपोर्ट इस हद तक ज़रूर सच है कि देखें ऑफशोर कंपनियां बहुत लोगों की हैं, लेकिन सियासतदान की ऑफशोर कंपनी होना इसलिए गलत बात है क्योंकि वो एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा झूठ बोलते हैं, अपने टैक्स रिटर्न्स में भी झूठ बोलते हैं और अपने कागजात नामजदगी में भी झूठ बोलते हैं। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि ये जो सादिक और अमीन का ये जो ब्रांड हम सुन रहे हैं इसके बारे में, इट डजंट ट्रिकल डाउन खान साहब की काबीना में। नहीं, देखिए जब इसको पनामा पेपर्स के साथ हम कंपेयर करते हैं तो आपको याद होगा कि मियां साहब का नाम तो पनामा पेपर्स में नहीं था, लेकिन शरीफ फैमिली पनामा पेपर्स में आ गई थी। लेकिन यहाँ पर तो इमरान खान साहब का नाम नहीं है। शायद बहुत सारे लोगों की नजरें इस पर लगी हुई थी कि खान साहब का नाम आ जाएगा और ज़मान पाक 2 जो है शायद वो खान साहब से मंसूब है। पता चला नहीं, यहाँ पर तो 2-3 घरों के एक ही पते हैं। तो खान साहब तो फिर इंटरनेशनल और सादिक और अमीन हो गए ना। देखें, मैं आपकी बात से इसलिए अग्री नहीं करूंगी क्योंकि अभी बहुत कुछ होना बाकी है। फॉरेन फंडिंग केस खुलना बाकी है। मतलब ये जो आपका पेंडोरा पेपर्स है ये डिसाइड नहीं करता खान साहब का फेट ऑफ बीइंग सादिक और अमीन। और ये कोई मैं पिछले दिनों भी यही बात कर रही थी कि सादिक और अमीन मतलब एक लाइफ टाइम लाइसेंस नहीं होता टू किल। मतलब ये इसको रिन्यूअल करा देना चाहिए इसका हर साल, और साल इसका रिन्यूअल होना चाहिए। और मेरा भी यही ख्याल है कि अभी तो फॉरेन फंडिंग केस बंद है, अभी तो बहुत सारी और चीजों पे पर्दा डला लेकिन पब्लिक परसेप्शन की एज फार एज पब्लिक परसेप्शन इज कंसर्न्ड और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत तो देखें जो ऑप्टिक्स की हुकूमत है। अभी अगर आप माइक लेकर बाहर निकल जाएं और लोगों से बात करें तो वो तो यही कहेंगे, देखें खान साहब ठीक है, खान साहब सादिक और अमीन है, उनकी कैबिनेट में व्हाट्सएवर जो भी बैठे हुए जिनके भी नाम आए उनसे हमें कोई गर्ज नहीं है। लेकिन ये कंफर्म हो गया कि खान साहब के ऊपर कोई ऐसा एलिगेशन नहीं। अगर आपको इससे तसल्ली होती है और अगर अवाम को इससे तसल्ली होती है और अगर खान साहब को इससे तसल्ली होती है और शहबाज गिल साहब को इससे तसल्ली होती है तो तसल्ली कर लें। मगर मेरा ये ख्याल है कि ना पेंडोरा पेपर्स इज़ द लास्ट थिंग, इज़ द लास्ट नेल इन द कॉफिन। ना ही ये कोई तहकीकात का रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं और ना ही ये आखिरी तहकीकात हैं। इस मुल्क में बहुत सारी स्टोरीज़ होती हैं और उमर चीमा साहब जिनका नाम इसमें है और जो वन ऑफ द फॉर्चुनेट फ्यू रिपोर्टर्स हैं जो इसमें हैं पाकिस्तान से, तो कहने का मकसद ये है कि उन्होंने बहुत सारी स्टोरीज़ की हैं। पास्ट में हमने देखा है कि वो उठाए भी गए हैं, उन्हीं को उन्हीं स्टोरीज़ की वजह से इसकी बड़ी कीमत अदा की उन्होंने सच्चाई की। तो मेरा ये ख्याल है कि देखें, मुझे इसलिए शौक नहीं हुआ कि मुझे कोई भी ऐसा नाम नज़र नहीं आता जिससे मुझे कोई अचंबा हुआ हो कि ये नाम कहाँ से आ गया। अरे मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि ये कभी ऑफशोर कंपनियां बनाएंगे। शुएब शेख हो, अलीम खान हो, फैसल वावडा हो, मतलब क्या हमने उनका लाइफस्टाइल नहीं देखा? क्या हमें नहीं पता? दोहरी शरीयत के मामला, करप्शन का मामला। मेरा ये ख्याल है कि खान साहब को अपने जो पेडेस्टल उन्होंने अब क्रिएट कर लिया है जिस पर वो बैठे हैं सादिक और अमीन बनकर। देखें, सादिक और अमीन होने का मकसद ये नहीं है कि मैं ईमानदार हूँ और मेरे नीचे बेईमानी होती रहे और मैं बेईमान लोगों को पावर देती रहूं। तो कहने का मकसद ये है कि यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो मेरी काबीना है वो मेरा रिफ्लेक्शन है। वो खान साहब के नॉट गेट अवे विद इट क्योंकि मेरा नाम नहीं आया और क्योंकि ज़मान पाक जो है वो प्रॉपर्टी उसके ऊपर कुछ नहीं निकला, इसीलिए मैं सादिक और अमीन हूँ और मेरे पास लाइसेंस है और मैं हर किसी को सादिक और अमीन करार दे सकता हूँ। वो नहीं दे सकते। क्रेडिट टू द खान साहब कि जिस वक्त पनामा पेपर्स आए थे तो खान साहब बड़े एक्टिव थे। खान साहब कोर्ट गए, 184(3) के तहत उस पर नोटिस हुआ, लेकिन अब ऑपोजिशन बड़ी खामोश दिखाई दे रही है। वो पनामा पेपर्स के बाद वाला जो मोमेंटम था वो इस ऑपोजिशन का मोमेंटम दिखाई नहीं देता। अपॉर्चुनिटी अराइज हो गई है, उसको फ़ायदा उठाएं ऑपोजिशन वाले। अब मौलाना फजल रहमान साहब बयान तो दे रहे हैं कि क्या तमाशा हो रहा है और ये सबसे पहले जो नारा लगाते थे करप्शन का, उन्हीं के सारे लोग करप्ट निकले हैं। तो ये बात जो है बयानबाजी से आगे जानी पड़ेगी अगर ये चाहते हैं कि कुछ हो, और अगर ये नहीं चाहते कि कुछ हो तो फिर बैठे रहें सभी। और मेरा ख्याल है कि करप्शन, आज किसी पे केस आया है, कल वो नेशनल असेंबली में थे, फैसल वावडा साहब उनकी दोहरी शरीयत का मामला उठा, वो सेनेट में है। शौकत तरीन साहब के ऊपर बात हो रही है, वो सेनेटर बनने जा रहे हैं। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब को कोई फ़र्क भी पड़ता है, और इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि ऑपोजिशन को फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर ऑपोजिशन को इतना अवाम की महंगाई से तंग है और अवाम के चूल्हे ठंडे होने का उनको दर्द है तो कुछ कर लें, और अगर नहीं करना है तो आराम से बैठे रहें। वो भी बैठे रहेंगे, करप्ट हुक्मरान भी बैठे रहेंगे। सना मुझे साहब ये बताइएगा कि रात भर से एक न्यूज़ गर्दिश करती रही कि जुनैद सफदर साहब के नाम पर को 5 ऑफशोर कंपनीज बनाई गई थी और ये नेशनल टीवी की तरफ से नशर हुई, उसके बाद निजी टीवी चैनल्स ने चलाना शुरू कर दी। इसमें भी आपको कुछ साजिश दिखाई देती है? क्या हुकूमती हलकों से हुआ है?
देखिए, मेरा ख्याल है कि नून लीग को भी थोड़ा सा स्टेप डाउन करने की ज़रूरत है और उनको ये सोचने की ज़रूरत है कि उनको अपना दिफा खुद करना है। ये सहाफ़ी हजरात या चैनल्स जो हैं वो उनके ताबे नहीं हैं और ना ही वो उनका दिफा करेंगे। मतलब कोई एक उनके NCA के ख़िलाफ़ स्टोरी करेगा तो ये उनके लिए सबूत नहीं है। सबूत पेश करने की एक जगह होती है और किसी चीज़ को डिनाई करना है तो उनको खुद ही करना पड़ेगा। मेरा नहीं ख्याल कि ये बोझ जो है या मुझे उठाना है या किसी सहाफ़ी को उठाना है या किसी चैनल को उठाना चाहिए। जुनैद सफदर साहब के नाम ऑफशोर कंपनीज़ हैं तो उन पर केस कर दें, अगर वो नहीं है तो एविडेंस दे दें। मेरा ख्याल है कि इस पर मैं और आप बात करके किसी का दिफा क्यों करें। अब फिर लास्टली ये कहिएगा कि खान साहब की तकरीरें आपको याद होंगी, पनामा के बाद वो अंपायर की उंगली की तरफ इशारा किया करते थे कि अभी अंपायर की उंगली खड़ी होने वाली है। शायद ऑपोजिशन इसलिए कहीं खामोश तो नहीं है कि उनको पता है कि कोई उंगली नहीं खड़ी होनी। देखिए, ये बात तो तय है कि हर ऑपोजिशन जमात इस वक्त ज़ाहिर डील के चक्कर में तो है और वो पोस्चरिंग भी है। एक होती है कॉल फॉर अटेंशन, एक होती है कॉल फॉर एक्शन। आपने थोड़ा सा उनको सिट अप एंड टेक नोटिस करवाना था नून लीग को, तो आपने एक देखा कि उनकी एक रैंट बहुत ज़्यादा मज़ाहमत थी और मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी उनकी लैंग्वेज, नाम थे, अफराद को सिंगल आउट करके तकरीरें थी। तो ये तमाम तर चीज़ें अटेंशन सीकिंग थी और वो उन्होंने कर लिया। उसके बाद पीपल स्टार्टेड टेकिंग देम सीरियसली या उनको डिसमिस कर दिया। लेकिन पिंडी आई थिंक बहुत क्लियर है कि किसके साथ उन्होंने किस तरह से डील करना है और डील करनी है कि नहीं करनी। मेरा ख्याल है दे विल हैव टू गेट आउट ऑफ दिस पोस्चरिंग फेज़। अगर वो आइन की बालादस्ती जिस तरह वो कहते हैं उनको चाहिए, तमाम अपोजिशन जमातों को, चाहे वो बिलावल भुट्टो साहब के अंडर पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो या जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान साहब हो, तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप आइन की बालादस्ती चाहते हैं तो उसका एक रास्ता बड़ा क्लियर कट है, उसमें कुर्बानी है, उसमें गोइंग अगेंस्ट द टाइड है। और अगर आपके पास ये हिम्मत और हौसला नहीं है तो फिर आवाम को बेवकूफ़ बनाना बंद करें, हमारा वक्त बर्बाद करना बंद करें, एक पोजीशन लें और उसके ऊपर टिक्के खड़े हो जाएं। आज बयानबाजी करना, कल उसको फॉलो थ्रू ना करना। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि खान साहब को क्रेडिट देना चाहिए, मैं दे भी रही हूँ। मैं शुरू से यही कह रही हूँ कि खान साहब का जो रिजॉल्व था टू टेक दीज पीपल टू टास्क, वो काम आ गया, वो उनके लिए अपॉर्चुनिटी बना। और अंपायर की उंगली हो या ना हो, कुछ ना कुछ तो उन्होंने एक लीगली उनको एक फ्रेमवर्क तो मिला ना वर्क करने के लिए। सर, मुझे सब ऑपोजिशन के लिए तो मैसेज इज वेरी लाउड एंड क्लियर, तो इनको क्या लीगल फ्रेमवर्क? ऑपोजिशन को तो आपने पैगाम दे दिया है। ये देखिए, इसमें 700 लोग हैं, 400 लोग पनामा वाले भी शामिल कर ले, 1100 अफराद है। खान साहब की हुकूमत एहतसाब के बयानिए को लेकर आई थी। एहतसाब की बात होती है, कभी चीनी मॉडल होता है, कभी सऊदी मॉडल होता है, कभी ईरानी मॉडल होता है। खान साहब को क्या पैगाम देंगी क्विकली? मेरा ख्याल है खान साहब जो किताब पढ़ते हैं और जो गुफ्तगू करते हैं लास्ट, उसी के ऊपर उनकी नेक्स्ट तकरीर होती है। तो मेरा ख्याल है पिछले दिनों वो एनार्की पढ़ रहे थे, उसके बाद वो कोई और किताब पढ़ रहे थे, फिर मेरा ख्याल है उन्होंने सरसरी सा सूफीज़म पे भी और रूहानियत पे भी उन्होंने काफ़ी लेक्चर दे दिए हैं। मेरा ख्याल है अगर वो अपनी हुकूमत को दुरुस्त करें और अपने काम पे फोकस करें, आवाम को रिलीफ देने पर फोकस करें, ये इल्ज़ाम तराशी, तालिबान से मुज़ाकरात, इस तरह की बड़ी डींगे मारना, मेरा ख्याल है ये उनको ही कांट अफोर्ड इट। कोई प्राइम मिनिस्टर भी ये बात करे उसके लिए नाकाबिल कबूल होगी। मेरा ख्याल है खान साहब अगर सिर्फ इस वक्त फोकस कर लें, अपने अनाज से और अपने आप में से निकल के ज़रा नीचे आ जाएं कि सादिक और अमीन आप होंगे, आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे दीनी, पायस, एवरीथिंग। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इट हैज़ टू ट्रिकल डाउन, इट हैज़ टू अफेक्ट योर लाइफ एंड माई लाइफ। एंड अगर वो नहीं हो रहा तो फिर आप जितने मर्जी अच्छे हों, मतलब इट्स नॉट, वो आपके और आपके अल्लाह के दरमियान है, मेरा उसमें क्या फ़ायदा। बहुत बहुत शुक्रिया सना बोचा साहब हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू आपने सुनी। द मीन वाइल खबर सामने आ रही है ज़राए से, डेप्यूटी चेयरमैन हुसैन असगर साहब अपने उहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। डेप्यूटी चेयरमैन नैब है और जनाब जिस वक्त नैब चेयरमैन की एक्सटेंशन या रिटायरमेंट से मुताल्लिक बात हो रही है, द वेरी मोमेंट ये खबर सामने आना, दिस इज समथिंग ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। और फिर आपको याद होगा कि डेप्यूटी चेयरमैन नैब हुसैन असगर साहब, उनकी मुद्दत के अंदर मियाद का भी यही तरीकाकार अपनाया गया था, जिस पर अब चेयरमैन नैब की मुद्दत मियाद में तौसीह से मुतालिक बात हो रही है। यानी एक स्पेशल ऑर्डर के तहत, ऑर्डिनेंस के तहत ये हुआ था। अब जब वो अपने उहदे से मुस्ताफ़ी हो रहे हैं तो इसके क्या इंप्लीकेशंस होंगे, यकीनन आने वाले दिन बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। TTP से मुज़ाकरात, कामयाबी के कितने इम्कानात है? कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात की बात हुकूमत कर रही है, किस मैंडेट के तहत कर रही है, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। चीन अपना
यार है, उस पे जान निसार है, पर वहाँ है जो निजाम, उस तरफ न जाइयो, उसको दूर से सलाम। वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मोहतरम इमरान खान ने आज एक बार फिर चीन के निज़ाम हुकूमत की हिमायत की है। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने दावा किया कि चीन ने रियासत मदीना की पैरवी करते हुए निचले तबके को ऊपर उठाया है। इस हवाले से वज़ीर आज़म क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता हूं। चाइना ने असल में मदीना का मॉडल फॉलो किया, उन्होंने नीचे से तबके को ऊपर उठाया। और हम चाइना जब गया तो उन्होंने बकायदा बताया क्या स्टेप्स लिए गए कि उन्होंने अपने निचली तबके को क्या किस तरह ऊपर उठाया, कैसे पॉवर्टी एलिविएशन में किया, और फिर कैसे उन्होंने उन लोगों को बकायदा प्रोग्राम्स बना के 10 साल 15 साल 20 साल के प्रोग्राम्स बना के उन्होंने अपने निचले तबके को ऊपर उठाया। और वो चीज की जो दुनिया की तारीख में कभी किसी ने नहीं की, यानी जिन नंबर्स में उन्होंने लोगों से गुर्बत से निकाला। और फिर अभी शी जिनपिंग ने अनाउंस किया कि हमने एक्सट्रीम पॉवर्टी खत्म कर दी है। वज़ीर आज़म इमरान खान चीनी मॉडल की तारीफ कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इक़्तिदार में आने से कबल भी चीन के मद्दाह रहे हैं, जबकि इक़्तिदार में आने के बाद मुसलसल चीन के निज़ाम हुकूमत की तारीफें करते रहे हैं। वो मुल्क में चीन जैसा निज़ाम लाने के ख्वाहिशमंद हैं जिसमें इंतखाबी सियासत ना होने के बावजूद बेहतरीन लोग ऊपर आते हैं। वज़ीर आज़म का दावा है कि चीन ने 400 अफराद को सूली पर मुल्क से करप्शन का खात्मा किया। वो खुद ही अपनी एक तकरीर में ये कह चुका है। चाइना ने क्या किया कि उन्होंने फैसला किया, जो मदीना की रियासत में फैसला किया दुनिया के अजीम लीडर ने, कि हम सबसे पहले निचले लोगों को ऊपर लेके आएंगे। और हम चाइना गए और हमने देखा उन्होंने क्या क्या तरीके इख्तियार किए कमजोर तबके को ऊपर उठाने के लिए। तो स्पीकर साहब, ये दुनिया में एक मोजा है। 70 करोड़ लोगों को उन्होंने 35 साल में गुर्बत से उठा के ऊपर ले गए। सब समझते हैं कि जो प्रोजेक्शंस हैं अगले 10-15 साल में दुनिया में सबसे आगे निकल जाएगा। उन्होंने पिछले 5 साल में 450 वजीरों को जेलों में डाला है करप्शन पे। China is the only country in human history which brought out 700 million people out of poverty in 30 years. Secondly, China has in the last 5-6 years really clamped down on corruption. In the last 4 years, I think they convicted about 415 government ministers in corruption cases. वज़ीर आज़म अपने बयान से चीन से काफ़ी मुतासर दिखाई देते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कौम को सबसे पहले रियासत मदीना का ख्वाब दिखाया। इस निज़ाम के तहत वो अमीर और गरीब की तफरीक मिटाना चाहते थे, लेकिन अब वज़ीर आज़म मुल्क की तकदीर संवारने के लिए चीन के मॉडल को तरजीह दे रहे हैं। सवाल यह है कि वज़ीर आज़म के लिए चीन का मॉडल अहम क्यों है? क्या ये बात दुरुस्त है कि चीन ने 400 से ज़ायद अफराद को सूली पर चढ़ाया? क्या वज़ीर आज़म चीन जैसा सदारती निज़ाम चाहते हैं? क्या वज़ीर आज़म शख्सी आमरीत के निज़ाम के हामी हैं? यकीनन वज़ीर आज़म के बयानात हुकूमत की कन्फ्यूजन, हक़ाइक़ और तारीख से लाइलमी को भी जाहिर करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी सदर ने अपने दौरे इक़्तिदार में 254 वज़रा और 2193 निचले दर्जे के एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की। इन 254 अफराद में से 63 ऐसे अफराद हैं जिनके खिलाफ सिर्फ तहकीकात हुई हैं। जिन अफराद को पार्टी से निकाला या गिरफ्तार या फिर सजा हुई, उनकी तादाद 191 है और इनमें वजारती सतह के सिर्फ 2 अफराद हैं, जबकि 26 अफराद ऐसे हैं जिनके पास पार्टी सेक्रेटरी, नायब गवर्नर, चेयरमैन, नायब पार्टी सेक्रेटरी, नायब वजीर जैसे ओहदे शामिल हैं। इसी तरह चीन ने कम्युनिज्म को अपना तरक्की का सफ़र के तौर पर इसमें शामिल राह किया। इस निज़ाम के तहत तमाम वसाइल रियासत के पास थे। इसी तरह पाकिस्तान में पार्लिमानी जमहूरियत है, जबकि चीन में सदारती निज़ाम कायम है, क्योंकि बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इब्तदाई में इस निज़ाम की बुनियाद रख दी थी और अपनी पार्टी में भी जमहूरी तौर तरीक़ों का चलन बरकरार रखा। हमारी मईशत शुरू से आज़ाद मंडी के उसूलों पर उस्तवार है, जबकि दोस्त मुल्क चीन का माशरा सोशलिज्म के उसूलों पर कायम है। चीन का कारोबारी और तजारती मॉडल हमसे बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ है। हम चीन को बेहद अजीज रखते हैं, मगर इसका सियासी और माशी मॉडल इख्तियार करने का सवाल मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। चीन जैसा मॉडल दुनिया के दीगर ममालिक में भी राइज है। सवाल पैदा होता है कि दुनिया में और भी बहुत से ममालिक हैं जो ये निज़ाम अपने पास रखे हुए हैं, वो चीन की रफ्तार से तरक्की क्यों नहीं कर सके? उनके यहाँ भी वही सिस्टम है जो चाइना का सिस्टम है, लेकिन तरक्की की रफ्तार वो क्यों नहीं है? सोवियत यूनियन जो इस निज़ाम का बानी शुमार होता है, क्यों टूट कर बिखर गया? मशरकी यूरोप में भी कई मुल्क इस निज़ाम की मोहब्बत में गिरफ्तार थे, वहाँ से कम्युनिज्म को क्यों रुखसत होना पड़ा? दूसरी जंग अजीम के बाद 2 हिस्सों में तकसीम होने वाला जर्मनी दोबारा कैसे मुत्तहिद हुआ? अगर वज़ीर आज़म चीन जैसा निज़ाम लाना चाहते हैं तो वो बताएं कि उनके पास इसके लिए प्लान क्या है और आइन की मौजूदगी में जो सियासी जमातों की तश्कील को बुनियादी हक करार देता है, चीन जैसा यक जमाती निज़ाम कैसे लाएंगे? मीर रियासत मोहतरम वज़ीर आज़म पाकिस्तान हमारा आइन आज़ादी इजहार की इजाज़त देता है, अंजुमन साजी का इख्तियार देता है, बेहतर मुस्तकबिल का हक देता है।
क्या आप चीन का निज़ाम देकर बुनियादी हुकूक छीनना चाहते हैं या ज़ाती इक़्तिदार को तूल देने का ख्वाब देख रहे हैं? ज़रूरत सब्र की है कि पाकिस्तान में किसी नए निज़ाम के नफाज के लिए तजर्बे करने की बजाय पार्लिमानी जमहूरियत में रहते हुए आवाम की फलाह के लिए काम किया जाए। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। बिजली का फिर से झटका क्यों लगा दिया गया है, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मशरूत मुज़ाकरात के ऐलान के बाद मुल्क में एक बार फिर गुड तालिबान और बैड तालिबान के बारे में बहस शुरू हो गई है। एक बार फिर मुल्क में सवालात का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो चुका है। सवालात हो रहे हैं कि TTP के किस धड़े से मुज़ाकरात किए जाएंगे, पाकिस्तान की जानिब से मुज़ाकरात कौन कर रहा है, मुज़ाकरात का फैसला किसने किया, क्या मुज़ाकरात के ज़रिए मुल्क में अमन आ सकता है। माजी भी मुज़ाकरात किए गए लेकिन दहशतगर्दाना सरगर्मियाँ ख़त्म नहीं हुई। क्या अब की बार TTP अपनी सरगर्मियाँ ख़त्म कर देगी? क्या TTP आईने पाकिस्तान के सामने सरे तस्लीम खम करने को तैयार हो पाएगी? TTP ने अपने क़याम से लेकर अब तक कौमी तंजीबात, सिक्योरिटी फोर्सेज और आम शहरियों को निशाना बनाया है। इनके साथ सबसे पहले मई 2008 में मुआहिदा किया गया। मई 2008 में सवात अमन मुआहिदा हुआ लेकिन चंद माह बाद ही ऑपरेशन राह हक करना पड़ा। इसी तरह ऑपरेशन राह निजात ज़रब-ए-अज़्म के जरिए पाकिस्तान को महफूज बनाने की कोशिशें की गई लेकिन तहरीक तालिबान पाकिस्तान अपनी दहशतगर्दाना सरगर्मियों से पीछे ना हटी। रॉ और NDS के हाथों कठपुतली बनने वाले दहशतगर्दों से मुज़ाकरात पर अपोजिशन जमातें भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही हैं। एक जानिब वज़ीर आज़म मुज़ाकरात की तस्दीक कर रहे हैं जबकि वज़ीर दाखिला का दावा है कि ताहाल मुज़ाकरात का आगाज़ नहीं हुआ। इस हवाले से आज शेख रशीद साहब ने क्या स्टेटमेंट दिया, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। पान कोई मुज़ाकरात कर रहे हैं, मेरे नोटिस में नहीं है और इसके बारे में क्या नतीजा निकलता है अभी कुछ फाइनल नहीं है। सवालात बहुत सारे हैं। क्या हुकूमत तने तन्हाई मुज़ाकरात कर रही है या रियासत पाकिस्तान के तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं? किस धड़े से हो रहे हैं, किस मैंडेट के साथ हो रहे हैं, क्या आइसोलेशन में बात हो रही है, क्या ये मुज़ाकरात चल रहे हैं, कितने अरसे से ये हो रहा है? ऐसे बहुत सारे सवालात सर उठा रहे हैं। बात करेंगे इस वक्त सीनियर डिफेंस एनालिस्ट लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जनरल साहब, सबसे पहले तो ये कहिएगा कि इमरान खान साहब के मुंह से सिर्फ ये बात नहीं सुनी, इससे पहले फॉरेन मिनिस्टर कह चुके हैं, सदर ममलिकत ने कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात का इशारा किया। ये कहिएगा कि इससे पहले भी कलअदम TTP के साथ मुज़ाकरात हुए, सवात अमन मुआहिदे के नाम से 2008 में हो चुका, लेकिन उसके बाद भी कौमी धारे में तो ये लोग शामिल नहीं हो सके। तो फिर अभी क्या गारंटी है कि इनके साथ मुज़ाकरात होंगे, कामयाब होंगे, ये आईने पाकिस्तान के तहत अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे और फिर उसके बाद वो कुछ नहीं होगा जो 2008 में हुआ था? बिल्कुल आपका सवाल दुरुस्त है और बड़ा यही शुबा है कि पहले तजर्बा ये है कि ये अपने मुआहदात पे, ये अपने वादों पे कायम नहीं रहे। अब इनके ताल्लुकात बाहर की इंटेलिजेंस एजेंसी से बहुत गहरे हो चुके हैं। अब भी इस बात की मेरा नहीं ख्याल कि कोई जमानत होगी कि ये आके यहाँ पे बैठ जाएं और फिर ये दोबारा वो काम ना करेंगे, इसलिए कि वो उनको अब जरिया आमदन यही बन चुका है, पैसा मिलता है बाहर से, वो दोबारा पैसे की जरूरत होगी, पैसा मांगा जाएगा या बाहर की एजेंसीज को कहा जाएगा, वो कहेंगी कि जनाब आप हमारे लिए काम करें, वो कहेंगे पैसा दें तो पैसा काम करेगा। ये शुबहात हमें भी बिल्कुल हैं और ये चीजें जो है केस टू केस बेसिस पे मेरा ख्याल डिसाइड होंगी। ये कोई ब्लैंकेट माफी नहीं है कि आपने सबको कह दिया कि जनाब माफी नहीं, इसमें मेरा ख्याल है कि ब्लैंकेट माफी नहीं है, लिहाजा इसके ऊपर बातचीत होगी, चीजें चेक की जाएंगी और फिर कोई फैसला होगा। मैं ख्याल पार्लियामेंट करेगी, ये इंडिविजुअली कोई गवर्नमेंट कर नहीं सकती, इसमें आवाम के इमोशन शामिल हैं। आप देखिए कि जिनके लोग प्यारे मारे गए, बच्चे या उनके अपने घर के कफील। लेकिन जय साहब, जब आप ये कह रहे हैं कि पार्लियामान ये फैसला करेगी तो हमें ये बताया जाता है कि बात हो रही है और जो तालिबान है वो मीडिएशन का रोल, मीडिएटर का रोल प्ले कर रहे हैं, वो मुफाहमत कराना चाहते हैं। तो फिर ये बात हुकूमत कर रही है, रियासत कर रही है, क्या किसी को कॉन्फिडेंस में लिया आपने? क्या पार्लियामान में, क्या सेनेट, किसी जगह पे आपने इस मामले को टेकअप किया? बाला बाला ये मामला तय कर रहे हैं? देखिए, मैं जो चीज समझा वो ये है कि अभी कुछ भी नहीं था कि इन हजरात ने जो बिल्कुल मैं समझता हूं कि बहुत ही बेहतियाती की, प्रीमेच्योरली इस चीज को बाहर ऐलान कर दिया और पब्लिक में एक डिबेट शुरू हो गई, जबकि मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत के पास कोई इस वक्त ऐसी चीज है जिस पे वो बात कर सकें पब्लिक में कि ये हमारा आगे स्टेप्स होंगे या तालिबान ये मांग रहे हैं, हम ये कह रहे हैं।
अफगान तालिबान है या दरमियान में कुछ और, मुझे ये पता है कुछ पाकिस्तानी भी हमारे लोग हैं, कुछ जर्नलिस्ट है, और हैं जो कि गो बिटवीन हैं, जो दरमियान में कोशिश कर रहे हैं बातचीत की। लेकिन ये सारी चीजें जो भी आप बातचीत करते हैं ये बिल्कुल प्रीमेच्योर है। पार्लियामेंट में उस वक्त देखे जाएंगे जब कोई कॉन्क्रीट चीज सामने आ रही है, आप पार्लियामेंट को जाके बताएंगे कि जी अब बताएं ये बातचीत यहाँ पहुंची है, यहाँ हमारा मुतालबा ये है, वो ये मान रहे हैं और उनका मुतालबा ये है, और हम चाहते हैं कि जिन्होंने बड़े घराने किए हैं वो उनको हमारे हवाले किया जाए। लेकिन जौहर साहब, आपकी हुकूमत की 3 अहम शख्सियात ने ये बात की, सदर ममलिकत ने की, वज़ीर खारजा ने की, प्राइम मिनिस्टर ने की, लेकिन सर रिएक्शन जो कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से आ रहा है, उन्होंने उसको बिल्कुल डिनाई किया। यानी उनके टेम्परामेंट, उनके मिजाज से तो ये लगता है कि बिल्कुल वो किसी को खातिर में नहीं लाना चाहते हैं, मतलब बार बार उनकी तरफ से रिएक्शन आ रहा है। ऐसे बात नहीं, देखो मैंने यही कहा था कि हमारे लोगों ने प्रीमेच्योर ये बात कर दी, इनको जिम्मेदार लोग हैं, इनको जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए था, लेकिन ये इन्होंने पंडोरा बॉक्स खोल दिया, हर कोई इसी पे बात शुरू हो गया, जबकि इनके पास कुछ नहीं है बताने को। प्राइम मिनिस्टर ने कुछ नहीं बताया कि क्या बात हो रही है, कैसे हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो है ये कई ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप ने कहा है कि जी हम माफी नहीं मांगते, हम तो माफी आपसे मंगवाएंगे, जबकि एक ग्रुप है हाफिज गुल बहादुर का, उन्होंने ऐलान भी कर दिया कि जी हम सीज फायर कर रहे हैं और कोई भी हम एक्टिविटी नहीं करेंगे, फाटा में जो पहले कर रहे थे अब कोई एक्टिविटी नहीं वहां पे होगी, उन्होंने सीज फायर का ऐलान कर दिया। तो ये मुख्तलिफ ग्रुप हैं। अभी आप देखिए यहां भी ये प्राइम मिनिस्टर ने कह तो दिया, टीटीपी खाली नहीं है जो टेररिज्म कर रही है, यहां पे लश्कर जंगवी भी है, यहां दाइश भी है, खुरासान चैप्टर वाले, यहां बीएलए भी है, यहां जुंदुल्ला भी है। आप एक की बात करके तो सारा भाम पैदा कर दिया आपने, एक मसला खड़ा कर दिया बिला वजह, जबकि अगर आप एक से बात करते हैं तो पता नहीं आपको शायद सबसे फिर बात करनी पड़े, और वो मानते हैं नहीं मानते, क्या उनकी शरायत। बिल्कुल जैसा तो एक और बड़ा एक सादा सा सवाल ये है सर कि हम ये हमेशा कहते रहे कि रॉ और एनडीएस के ताउन से ये दहशतगर्दाना कार्रवाइयां हो रही हैं। अब अफगानिस्तान से रॉ और एनडीएस तो चले गए, मतलब अब वहां पर तालिबान ने जब से काबुल को टेक ओवर किया है, काबुल टेक ओवर करने के बाद यहां पर हमारे ट्राइबल एरियाज के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर कार्रवाइयों में तो मजीद तेजी आई है, शिद्दत आई है। तो अब इनको कौन स्पॉन्सर कर रहा है सर? देखिए ये ट्राइबल लिंकेजेस के साथ भी इसका मसला है, लोग उनको प्रोटेक्शन देते हैं। यहां भी हमें हमेशा पीटीएम के किरदार पे शुभ रहा। आप देखिए पीटीएम वाले बिल्कुल चूहे की तरह बिलों में घुसे हुए हैं। क्यों घुस गए? पहले शेर हुए पड़े थे हर तरफ जाके जल से। वो होता यही है कि अंदर कुछ ना कुछ लोग मौजूद होते हैं। आप यूं देख लीजिए कि अफगानिस्तान से ठीक है तालिबान की हुकूमत आ गई तो 20 साल में जो बीज बोते रहे हैं अमेरिका भी और इंडिया भी, क्या वो सारा खत्म हो गया? चले गए लोग? वो तो वही है ना। ये सिस्टम दोबारा रिवाइव हो सकता है, पैसा बाहर लगेगा उनको। बात मुल्क जो है वो तालिबान की हुकूमत को ताजिकिस्तान मानने को तैयार नहीं। ईरान आज नाराज बैठा हुआ है, पंजशीर पे क्यों जाके कब्जा किया उन्होंने। जो बॉर्डर जिनके मिलते हैं वो किसी भी वक्त ये काम फैसिलिटेट कर सकते हैं भारत को या किसी और को। तो ये इतना सादा नहीं है। बिल्कुल आपके खदशात दुरुस्त हैं, मेरे भी खदशात यही हैं कि जिन लोगों को लत लग गई पैसे की, बाहर की एजेंसीज के लिए उनसे मिलता था, उनका रोजगार यही हो गया, उनकी याशी का यही है। लीडर्स उनके मौज मेले में हैं इसी तरह। बाकी तो बातें फजूल है, ऐसे ही ये हमें बेवकूफ बनाने के लिए कह देते हैं जी इस्लाम इस्लाम। इनमें से अक्सर को कुरान करीम पढ़ना नहीं आता। तो ये छोड़ कैसे सकते हैं? तो इनके लिए बड़ा मुश्किल होगा कि ये बाहर की एजेंसी से जान छुड़ा लें। वो इनके पीछे लगेंगे, इनको पैसे फिर देंगे, फिर काम शुरू करेंगे। तो जय साहब लास्टली ये कहिएगा कि हमने हर अफगान हुकूमत के साथ जो दहशतगर्दों की फहरिस्त है वो शेयर की है। तालिबान के अफगानिस्तान में आने के बाद कोई फहरिस्त यहां से शेयर की गई होगी कि ये लोग मतलूब हैं, इन पर नजर रखी जाए, या इनकी हवालगी से मुताल्लिक मुतालबा किया हो? मेरा ख्याल है कि लिस्ट भी शेयर हुई है। उसके अलावा एक ब्लैंकेट बिल्कुल वाज़ेह मैसेज है कि जनाब आपकी सरजमीन से ये काम नहीं होगा। मेरा अपना ख्याल है कि अफगान तालिबान चूंकि उनका इनके साथ एक कनेक्शन मौजूद था और वो ये था कि एक वक्त में अफगान तालिबान नॉर्थ वजीरिस्तान से ऑपरेट करते थे और टीटीपी यहाँ थी, टीटीपी ने उनको मेहमान रखा हुआ था। अब ये जब टीटीपी उधर चले गई तो टीटीपी उनकी मेहमान बन गई। और लाजमी बात है कि अफगान तालिबान समझते होंगे कि एक मॉरल जिम्मेदारी है कि हम पहले इनको कह दें कि भाई आप सुलह सफाई कर लें। नहीं करेंगे तो फिर वो नेचुरली, उन्होंने तो एक इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन अपने ऊपर ली हुई है और हम मुतालबा करेंगे कि जनाब इनको सफाया करें यहाँ से, इनका आपके सरजमीन पे ये काम नहीं हो सकता। और अफगान हुकूमत को तस्लीम ही नहीं किया जाएगा उस वक्त तक जब तक कि ये जो गारंटीज हैं, ये सिर्फ हम नहीं, चाइना भी मांग रहा है, रशिया भी मांग रहा है,
उज़्बेकिस्तान, ये सारे मुल्क मांग रहे हैं, तो उसकी रिकग्निशन नहीं होगी। हमने तो मशावरत से आगे चलना है, फैसला यही होगा। अगर अफगान तालिबान चाहते हैं कि उनकी हुकूमत को कोई तस्लीम करे, तो जो माहिदे किए वो पूरे करने होंगे, अल्टीमेटली उन्हीं ने करना हो। तो मेरा ख्याल है कि ये एक उन्होंने हमारे ऊपर एक कंधे पर डाल दी है ये चीज, एक उनकी अपनी शायद मॉरल रिक्वायरमेंट है। लेकिन जरा साहब क्विकली सर एक आखिरी सवाल का जवाब चाहिए कि अभी तो हमने ऑपरेशन रद्दुल फसाद किया, ऑपरेशन ज़र-ए-अज़्ब हुआ, हमने दहशतगर्दों का सफाया किया, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के बहुत सारे जवान उन्होंने जामे शहादत नोश किया, हमने बाढ़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर ली है वहाँ पर, यकीनन ये अच्छे इनिशिएटिव्स हैं। इसके बावजूद भी क्या हम डिफेंसिव मोड में चले गए हैं जब इनसे मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं? नहीं, मैंने देखा ना एक्सप्लेन किया है उसी पर्सपेक्टिव में लें कि आपको अफगान तालिबान ने गालिबन ये मोस्ट प्रॉब्ली एक प्रपोजल दी जो वो गालिबन उनकी अपनी एक मजबूरी होगी जिसकी वजह से हम उनको ये मौका दे रहे हैं। लेकिन ये मौका देने का ये हरगिज मतलब नहीं है कि आप आर्मी जो है उसने क्लियर मैसेज दिया हुआ है कि हम जंग लड़ रहे हैं, हम लड़ते रहेंगे, आपने पॉलिटिकल फैसला कुछ करना है वो आपकी मर्जी है, आप करें। लेकिन ये मोस्ट प्रॉब्ली एक टेम्परेरी रिक्वायरमेंट है दरमियान में तालिबान की, अफगान तालिबान की वजह से, और वो अगर नहीं ये मामला बनता तो बिल्कुल सीधी बात है, आप वापस तालिबान को ही पकड़ेंगे, अफगान तालिबान, उनकी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपके वक्त के लिए। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद थे। वी हैव टू टेक अ क्विक शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात करेंगे कि वजीर आजम को चीन का निज़ाम क्यों चाहिए। एक बार फिर वो चीन के सिस्टम की बात कर रहे हैं, क्यों चाहिए, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क में महंगाई बढ़ने का फिर एतराफ़ करते हुए कहा है कि कर्जों के बावजूद लोगों पर कम से कम बोझ डालने की कोशिश की। इस वक्त जब लोगों को मुश्किल है और महंगाई की वजह से हमें पता है कि नीचे लोगों को तकलीफ है, लेकिन मैं लोगों को सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि निचले तबके को हमारी तकलीफ ना हो। द वेरी मोमेंट खान साहब ये कह रहे थे, वज़ीर आज़म मुल्क में महंगाई का एतराफ़ कर रहे थे, लेकिन आज ही नेपरा ने सारिफीन पर एक बार फिर बिजली गिरा दी है। नेपरा ने बिजली की कीमत में फी यूनिट ₹1.65 इजाफा किया है, जो सेमाई एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। एलामी में बताया गया है कि गुज़श्ता माली साल की पहली और दूसरी सेमाई के तहत फी यूनिट बिजली 89 पैसे, तीसरी में 67 और चौथी सेमाई की मद में 83 पैसे महंगी की गई है। इस नोटिफिकेशन के बाद बिजली की फी यूनिट की कीमत ₹16.44 से बढ़कर ₹18.16 फी यूनिट हो गई है। फैसले से बिजली सारिफीन पर 90 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। नेपरा के मुताबिक फैसले का इतलाक 300 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल करने वालों पर होगा। मुल्क में 80% सारिफीन माहाना 30 से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ यकीनन अवाम में शदीद इस्तराब पाया जाता है। मीर रियासत मोहतरम वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से इस्तफसार कर रहे हैं कि तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौट आना, हमें ज़मीन के मसाइल पर बात करनी है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल।